दिल्ली टोपरा पिलर का टुकड़ा है जो इस समय ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। इसमें सम्राट अशोक ने इस लिपि का नाम लिखवाया है इयंग धम्मंग लिपि। ये धम्म लिपि है। अब सोचिए, जिस लिपि का लिपिकार ने नाम भी दिया है, उस लिपि को ब्राह्मी लिपि के नाम से यहाँ पर पढ़ाया जाता है या बताया जाता है। मैं इस लिपि को पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं जानता हूँ इसको कैसे, लिपि को कैसे रूपांतरित करेंगे। जैसे नाम चेंज करके इसका दूसरा रख दिया जाता है, जैसे बुद्ध को कई कई जगह पे ब्रह्मा बताया गया है, इसी तरह से इस लिपि को भी रूपांतरित कर दिया गया। मैं केवल एक बात जानता हूँ कि अगर आप सही चीज जान जाते हो तो फिर उसको कोई कुछ भी कहे, आप तो कम से कम सही बोलोगे ना। जो लोग अपने को शाक्य, मौर्य, कुशवाहा, सैनी, फूले, माली, जीरे, महतो, मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो लोग अपने आप को सम्राट अशोक के वंश से जोड़ते हैं कि हम उन्हीं के वंशज हैं, तो जिम्मेदारी उनकी ज्यादा है। अब हिंदी भाषा का ज्ञान है, इंग्लिश भाषा का ज्ञान है, तो ये अक्षर टेढ़े मेढ़े से दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये। तो इसे एक आम इंसान कैसे सीख सकता है? आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो मैं आपको जी दिखाऊंगा। जी। माने सम्राट अशोक के 700 साल बाद इस लिपि में ये यहाँ से यहाँ तक का सफर तय किया। ये जो लिपि है इसे हम बोलेंगे धम्म लिपि। धम्म लिपि। और ये जो है नागरी लिपि। देवनागरी नागरी लिपि है। ये एक शिलालेख है, ये भी है, इसमें भी लिखा हुआ है इयंग धम्मंग लिपि। देवानंग पीएन, उस समय तक्षशिला का विद्रोह हुआ था, उसे दबाने के लिए इनको भेजा गया था। और फिर सम्राट अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध होता है। इसका मतलब सम्राट अशोक को ये बात पता लग गई कि आज नहीं तो कल ये 16 टुकड़ा जो जोड़ा गया है ये 32 टुकड़ा में बदल जाए। तो कोई ऐसा सघन उपाय किया जाए जिससे ये टुकड़ा फिर ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडीसी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अर्पित साक्य। आज राजनीतिक बातें तो काफ़ी सारी होती रहती हैं चैनल पर, और भी कई सारी बातें, कई सारे मुद्दे चलते रहते हैं, खबरें आप देखते ही रहते हैं चैनल पर। आज थोड़ी धार्मिक बातें करते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं हम आज ऐतिहासिक बातें करते हैं। हमारे साथ जीएस साक्या जी मौजूद हैं और बातचीत करेंगे आज। पीछे आप देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में ब्लैक बोर्ड है, और ब्लैक बोर्ड पर कुछ अक्षर बने हुए हैं, शायद आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि सम्राट अशोक के बारे में। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये सम्राट अशोक की लिपि है, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। जीएस साक्या जी से बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। सबसे पहले मैं तो सिर्फ आपका नाम जानता हूं और काम जानता हूं, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं जानता हूं कि आखिर आप हैं क्या। मैं आपका नाम जानता हूं और ये जानता हूं कि आप धम्म का प्रचार करते रहते हैं। अपने बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। सभी को नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर जीएस साक्य, एक छोटी सी संस्था है बौद्ध कम्यून, उसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। और एक छोटा सा बुद्ध विहार हम लोगों ने संगम के किनारे अरैल में बना रखा है, सम्राट हर्षवर्धन बुद्ध विहार के नाम से है। और ये सम्राट अशोक की शिलालेख की लिपि है कि जैसा कि आपने कहा कि पीछे जो अक्षर हैं वो शायद समझ में ना आए, पर इतना कठिन नहीं है। इस लिपि को मैं पढ़ाता हूँ और अभी हम लोगों ने वहाँ पर इसकी क्लास लेना शुरू किया है। और अभी नवंबर में 3 नवंबर को जो हमारी क्लास हुई है वो 41वीं क्लास कंप्लीट हुई है। हर महीना एक क्लास लेता हूँ। सुबह 7:30 बजे से क्लास शुरू होती है, शाम 5 बजे तक। उस क्लास में हम पहले व्यंजन, स्वर और उसके बाद मात्राओं को कैसे लगाना है ये सिखाते हैं। माने एक दिन में हम लोगों का प्रयास है कि सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ना आपको आ जाए।
अभी कल संकेसा में कार्यक्रम में मैं आया था, यहाँ पर मुख्य वक्ता के रूप में मुझे आमंत्रित किया था। तो उसी समय ये भी डिसाइड हो गया था कि चूंकि मैं पढ़ाता हूँ तो यहाँ के लोगों के लिए एक नई लिपि भी सीख लें। तो अभी 2 घंटे की क्लास थी, तो उसी 2 घंटे की क्लास में इनको स्वर, व्यंजन और मात्रा लगाना ये सब ऐसे बताया, ताकि कम से कम इतना तो इंट्रोड्यूस हो जाए कि सम्राट अशोक के शिलालेख की लिपि है क्या। अगर कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए तो ये पहचान सके कि ये सम्राट अशोक की लिपि है। कन्नड़ हो, उड़िया हो, चाइनीज हो, जैपनीज हो, मलयाली हो, कुछ भी हो, और अगर उसके बीच में सम्राट अशोक की धम्म लिपि लिखी हो तो ये बता सके कि अच्छा ये तो धम्म लिपि, बाकी और मुझे नहीं आता। इतना तो कम से कम इंट्रोड्यूस हो जाए। यही आज अभी 2 घंटे यही क्लास चला। तो कुछ शिलालेख की चीजों को मैं लाया था जो हम लोग क्लास में वहां दिखाते हैं। जैसे एक मेरे पास ये है, ये दिल्ली टोपरा पिलर का टुकड़ा है जो इस समय ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। इसमें सम्राट अशोक ने इस लिपि का नाम लिखवाया है इयंग धम्मंग लिपि। ये धम्म लिपि है। अब सोचिए, जिस लिपि का लिपिकार ने नाम भी दिया है, उस लिपि को ब्राह्मी लिपि के नाम से यहां पर बढ़ाया जाता है या बताया जाता है। बहरहाल नाम बदल देने से कुछ नहीं होता। जो नाम सम्राट अशोक ने लिखाया है वो भी क्लियर हो गया। 1837 में सर जेम्स प्रिंसेप ने इसको डिकोड किया था। सबसे पहला शब्द जो उन्होंने डिकोड किया था वो शब्द दानंग है। सांची के शिलालेख से वो शब्द मिला, दानंग। पहला शब्द वो पढ़ पाए, दानंग। सम्राट अशोक ने 4 लिपि में शिलालेख लिखवाया है, धम्म लिपि, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक, जिसे यूनानी भी कहते हैं। तो 1 मिनट में रोकना चाहूंगा आपको। मतलब जैसे कहा जाता है कि जो बौद्ध धर्म है उसका रूपांतरण किया जा रहा है। मतलब जो सम्राट अशोक के जो गज स्तंभ है उनकी शिवलिंग बनाई जा रही है और तथागत बुद्ध को अन्य जो देवी देवता हैं उनके रूप में रूपांतरित किया जा रहा है। ये अलग एक विषय है। और इसके साथ साथ एक ये भी कहा गया है कि जो ये लिपि है सम्राट अशोक की, इसे रोमन लिपि में परिवर्तित कर दिया गया। ऐसा है या नहीं है कि क्या है? नहीं, मैं इस लिपि को पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं जानता हूँ इसको कैसे, लिपि को कैसे रूपांतरित करेंगे। ना जैसे नाम चेंज करके इसका दूसरा रख दिया जाता है। जैसे बुद्ध को कई जगह पे ब्रह्मा बताया गया है, इसी तरह से इस लिपि को भी रूपांतरित कर दिया गया। जी, मैं केवल एक बात जानता हूं कि अगर आप सही चीज जान जाते हो तो फिर उसको कोई कुछ भी कहे, आप तो कम से कम सही बोलोगे ना। जो लोग अपने को शाक्य, मौर्य, कुशवाहा, सैनी, फूले, माली, जीरे, महतो, मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो लोग अपने आप को सम्राट अशोक के वंश से जोड़ते हैं कि हम उन्हीं के वंशज हैं, तो जिम्मेदारी उनकी ज्यादा है। भाई अगर आप उनसे जोड़ रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उनके ग्रैंडसन हो, है ना। और सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में लिखाया कि मेरे पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और नाती पोतो, माने अपने वंशजों के बारे में उन्होंने गाइडलाइन दिया है। अगर आप अपने को उस वंश परंपरा से जोड़ते हो तो आपको आना चाहिए, अगर नहीं आना चाहिए तो ताज्जुब है, क्यों नहीं आता है। अभी आप ये कह सकते हो कि हमको पढ़ने का मौका नहीं मिला इसलिए हम नहीं जानते हैं, चलो वो बात खत्म हो गई, हम लोग आपको पढ़ाने का मौका देते हैं। आप आओ, पढ़ो, सरल है, बहुत सरल है। 1 डे क्लास में अभी 41 महीना, हर महीने एक क्लास चलाते हैं, 41 महीना हो गया है हम लोग पढ़ा रहे हैं। लगभग 1200-1300 लोग बाकायदा एनरोलमेंट करके, पढ़ के, सीख के लोगों को सिखा रहे हैं। आप भी सीखो, आपको अच्छा लगेगा। मेरे पास एक व्हाट्सएप आया था, व्हाट्सएप में लिखा हुआ था कि सम्राट अशोक ने जो धम्म शब्द का इस्तेमाल किया या धम्म के बारे में बात कही,
वो सम्राट अशोक का धम्म अलग था और बुद्ध का धम्म अलग था। मैं बड़ा शॉक्ड रह गया कि ऐसे कैसे हो गया। फिर मैंने सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख देखा। भाब्रू शिलालेख में सम्राट अशोक ने, जो राजस्थान जयपुर में बैराट नगर जगह से मिला, भाब्रू का शिलालेख, उस शिलालेख में एकदम स्पष्ट सम्राट अशोक ने लिखवाया कि मैं संघ की वंदना करता हूं, बुद्ध धम्म और संघ में मेरी पूरी श्रद्धा है, आदर है। भगवान ने जो कहा वो सच कहा, सही कहा, और मैं चाहता हूं कि संघ की आयु दीर्घकालिक रहे। इसके लिए उन्होंने 7 सूत्रों का जिक्र किया कि वो सूत्र भगवान ने बताया है, उसे भिक्षु को, भिक्षुणी को, उपासक को, उपासिका को पढ़ना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। बड़ी बात है, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आप प्रैक्टिस करो। आपने जान लिया कि रोटी कैसे बनती है, अगर आपने बना के खाया नहीं तो आपको स्वाद नहीं पता लगेगा। बिल्कुल उसी तरीके से बुद्ध ने जो कहा वो आचरण की बात है, नैसर्गिक अभ्यास की बात है। वो चीज आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि धम्म का प्रभाव क्या है, असर क्या है। जी अच्छा, ये जो शब्द हैं इसमें लिखे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ काफी, मतलब अब हिंदी भाषा का ज्ञान है, इंग्लिश भाषा का ज्ञान है, तो ये अक्षर टेढ़े मेढ़े से दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये। तो इसे एक आम इंसान कैसे सीख सकता है? आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो मैं आपको जी 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 दिखाऊंगा। जी। देखिए, जैसे का है, सम्राट अशोक ने इस बात को पूरा फोकस किया कि ध्वनि के आधार पर, फोनेटिक जो साउंड निकल रहा है उसी के हिसाब से लेटर की डिजाइन कराई। सर जेम्स प्रिंसिप ने मौर्यन स्क्रिप्ट कहा। भाषा का विकास, अगर आप लिपि का विकास देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस स्क्रिप्ट में, इसके पहले ये स्क्रिप्ट नहीं पाई जाती थी। सम्राट अशोक से पहले कोई शिलालेख नहीं पाया गया और उस लिपि में ये का है। अब लिपि का जो विकास होता है तो उस क्रम को आप देखेंगे तो ये का ऐसे आया, फिर ये चलते चलते 7वीं शताब्दी में पूरी तरह से ये बदलकर ऐसे हो, और ऊपर जो शिरोरेखा लगी है आज के काम में, ये जो वर्तमान में नागरी लिपि तक का सफर हुआ, इसमें जो ये लाइन है ये शिरोरेखा कहलाती है। ये शिरोरेखा 4वीं शताब्दी में लगी, माने सम्राट अशोक के 700 साल बाद इस लिपि में ये यहां से यहां तक का सफर तय किया। ये जो लिपि है इसे हम बोलेंगे धम्म लिपि। धम्म लिपि। और ये जो है नागरी लिपि। देवनागरी नागरी लिपि है। नागरी का मतलब हो गया नगर के लोग, सारे लोग इसको जान गए, फिर वो बाद में देव लग गया आगे, तो देवनागरी। आप देवनागरी लिखो, खाली नागरी कहो, नागरी लिपि कहो, कुछ भी कहो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो पहली जो लिपि है वो धम्म लिपि है। सम्राट अशोक ने धम्म कहा, इस लिपि का नाम दिया धम्म लिपि। इसका नाम लोगों ने बदलकर ब्राह्मी कहा, ब्रह्मा के मुख से निकली लिपि कहा। अभी हम उस विवाद में नहीं पड़ते हैं कि ब्रह्मा के मुख से लिपि कैसे निकल सकती है, वो एक अलग मैटर है। यही बात मैं केवल ये चाहता हूं कि लोग इस लिपि को जाने, सीखें, समझें और सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ें। फिर वो पता लगेगा, जैसे सम्राट अशोक ने लिखाया कि पशुओं के लिए चिकित्सालय, मनुष्यों के लिए चिकित्सालय, ची की छा, पशु ची की छा, पशु ची की छा, ची की छा, माने पशुओं की चिकित्सा और मनुष्यों की चिकित्सा। ये चिकित्सा शब्द जो आज चिकित्सा बना है, ये ची की छा से सफर करते हुए चिकित्सा आया। पूरी दुनिया में
सम्राट अशोक इकलौते ऐसे सम्राट हुए जिन्होंने 2300 साल पहले पशुओं की चिकित्सा और मनुष्यों की चिकित्सा दोनों पे काम किया। लिखित रूप से ये प्रमाण है जी। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे बन रहा है, ये है कि क्या उस टाइम पे हिंदी भाषा का इतना प्रचलन नहीं था? मतलब जो आज के टाइम पे जैसे हम बोलते हैं, क्या इसी का धम्म लिपि का ही यूज किया जाता था? देखिए, बोलने के लिए, जैसे हम लोग आपस में बात करने के लिए बात करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है जी। कि भाषा और लिपि दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा। हम लोग मिक्स कर देते हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत लगता है। भगवान बुद्ध के समय प्राकृत और पाली भाषा का चलन था। प्राकृत, प्राकृत का मतलब हो गया नैसर्गिक, नेचुरल, जिसमें ग्रामर का प्रयोग नहीं होता था। जैसे मागधी में है, अवधि में है, आवा कहाँ जात आहा, आवा बैठा, माने एकदम नेचुरल। मात्राएं नहीं लगती। नहीं, मात्रा लगती रही होगी, वो ध्वनि के आधार पर ऐसी बात करते थे, ग्रामर का प्रयोग नहीं होता था। कोई कैसे भी बोल लेगा, बड़ी की जगह छोटी का इस्तेमाल कर लेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप देखिए ना कि गांव के लोग आज भी बोलते हैं तो उसमें इशारा ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। आवा, यहाँ आवा, मुंह कहाँ जाता है, माने ये जो इशारा इन्वॉल्व हुआ। लेकिन बुद्ध के वचन में क्या रहा कि उस समय मनसा ये थी बुद्ध की भी कि जो मैं कह रहा हूं, जैसा कह रहा हूं, ऐसा ही हमेशा समझा जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए। तो वो ग्रामर के साथ हो गया, है ना, ग्रामर के साथ हो गया। तो ग्रामर के साथ हो जाने से क्या हो गया, वो पाली बन गया। पाली क्या करती है, बुद्ध वचन को सुरक्षित रखती है। जब पाली बुद्ध वचन को सुरक्षित रखती है, जैसा है वैसा सुरक्षित रखती है, तो पाली भाषा हो गई। पाली भाषा चलन में थी और प्राकृत थी। अभी तो सरकार को धन्यवाद हम लोग देते हैं। आप खूब साधुवाद करिए। साधुवाद इसलिए करिए कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने पाली और प्राकृत को शास्त्रीय माने क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। अभी कुछ दिन पहले की। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत साधुवाद देने की जरूरत है। 6 से 7 दिन हुए। नहीं, अभी सितंबर में किया, अक्टूबर में किया, 17 अक्टूबर, संभवतः 17 अक्टूबर को किया है। बहरहाल, माने ये बौद्ध जगत के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी पाली की यूनिवर्सिटी खुल सकती है, पाली के नाम से बच्चों को बहुत सारे जॉब मिल सकते हैं, बहुत सारा काम हो सकता है, पाली पे शोध हो सकता है और काम हो सकता है। तो हम तो धन्यवाद देंगे। जरा इसे बता दीजिए, ये जो बैनर पोस्टर यहाँ पर रखे हुए हैं, ये क्या है और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? देखिए, जैसे ये एक शिलालेख का हिस्सा है जो इलाहाबाद म्यूजियम में सुरक्षित है। चूंकि उसकी फोटो लेने पर वो लेटर नहीं दिख रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने व्हाइटनर लगाकर इसको व्हाइट किया। जैसे मुचिलिंदो नागराजा, मुचलिंद नागराजा। नागराजा नाग जाति का नाम है, व्यक्ति का नाम है। एक समूह था जिसको नाग जाति कहते थे, है ना। तो ये वो लिखा हुआ मुचलिंद नागराजा। ती स य धे न क टी काय रू नी। अब उस समय किसी का नाम रहा होगा, मुचलिंद नागराजा ये, और ये हो सकता है जगह का नाम हो सकता है व्यक्ति का नाम हो। तो अभी इस पर काम करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लिखा हुआ है वो पढ़ना तो आ जाए। तो कोशिश हम लोग करते हैं। जैसे यही है, इस शिलालेख में दिल्ली टोपरा का मैं दिखा भी चुका हूं कि ये यंग धम्मंग लिपि लिखा हुआ है। ये ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखा हुआ है लिपि का नाम। ये एक शिलालेख ऐसे ये भी है, इसमें भी लिखा हुआ है यंग धम्मंग लिपि, देवानंग पीएन पी दस्सिन राजा। तो ऐसे करके, ताकि लोग कम से कम इंट्रोड्यूस तो हो जाएं। ज्यादातर लोगों ने शिलालेख देखा नहीं, और जिन लोगों ने देखा उनको पढ़ना आता नहीं,
तो पता ही नहीं। जो सारनाथ का शिलालेख है, जिसका कौशाम्बी में भी वो है, उसका हिस्सा कुछ मिला, तो सांची, सारनाथ और कौशम, ये तीनों जगह में एक बात लिखवाई उन्होंने कि भिक्खु और भिक्खुड़ी संघ को मैं समग्र कर रहा हूं। आप लोगों ने ऐसे सुना होगा कि लोग बात बात में कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहे। ये लाइन सम्राट अशोक ने इस शिलालेख में लिखवाई है कि ये मैं कब तक के लिए संयुक्त कर रहा हूं, जब तक मेरे पुत्र प्रपौत्र रहेंगे। फिर उनको लगा होगा कि मेरे पुत्र प्रपौत्र कब तक रहेंगे, फिर उन्होंने आगे लिखवाया जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेगा तब तक के लिए मैं भिक्खु और भिक्खुड़ी संघ को संयुक्त करता हूं, ताकि एक साथ रहें। और क्यों कर रहा हूं? क्योंकि संघ दीर्घ आयु हो, संघ लंबे समय तक चल सके, तो लोगों को शिलालेख के बारे में पता लगे, सम्राट अशोक के कामों के बारे में पता लगे। अभी तो बहुत सारे मिथक सम्राट अशोक के बारे में डाल दिया। जैसे एक बड़ा मिथक ये है कि सम्राट अशोक कलिंग युद्ध से पहले बुद्धिस्ट नहीं थे। बुद्ध के बारे में उनको नहीं पता था। कलिंग युद्ध के बाद ही वो बुद्धिस्ट बने। जबकि ये बात अगर आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और शिलालेखों के आधार पर देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि सम्राट अशोक अपने शासनकाल के चौथे वर्ष में निग्रोध नामक भिक्षु के संपर्क में आए और 4 साल लगातार बुद्धिज्म के लिए वो डेली उनके यहाँ आते थे भोजन दान पर, निग्रोध नामक भिक्षु, और उनसे वो धम्म सीखते थे। तो जो व्यक्ति 4 साल सीखा हो बुद्धिज्म, वो व्यक्ति कलिंग युद्ध कर रहा है। ऐसे कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सम्राट अशोक ये बात जानते थे कि उनके दादा ने 16 महाजनपद के देश को एक बनाया है। 16 टुकड़े में ये था जम्बूद्वीप, उसको इंटायर एक देश की शक्ल दिया था, मगध से संचालन किया था। सम्राट अशोक जिस समय युवराज थे उस समय उज्जैनी का विद्रोह हुआ था, उस समय तक्षशिला का विद्रोह हुआ था, उसे दबाने के लिए इनको भेजा गया था। और फिर सम्राट अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध होता है। इसका मतलब सम्राट अशोक को यह बात पता लग गई कि आज नहीं तो कल ये 16 टुकड़ा जो जोड़ा गया है ये 32 टुकड़ा में बदल जाएगा। तो कोई ऐसा सघन उपाय किया जाए जिससे ये टुकड़ा फिर ना हो। आप देख लो, कलिंग युद्ध के बाद कोई युद्ध नहीं हुआ। जितने विदेशी आए वो यहीं पर डाइल्यूट हो गए। कनिष्क आया, हूण आए, शक आए, जो आए सब इसी में डाइल्यूट हो गए। कोई बाहर यहां से नहीं गया। ये सम्राट अशोक की डिप्लोमेसी का कमाल था। तो सम्राट अशोक के बारे में मुझे लगता है यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाना चाहिए, लोगों को ठीक से पढ़ाया जाना चाहिए, शिलालेखों के रेफरेंस के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। अभी तो अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का वो कोट जरूर सबको जानना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक के समय इस देश की जीडीपी 33% थी, 33% थी। इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग समृद्ध थे। तो जब ज्यादातर लोग समृद्ध थे तो उस कालखंड में जिस व्यक्ति ने प्लानिंग किया था उस प्लानिंग को बढ़ाना चाहिए। आज हमारी जीडीपी 4% है और हम फूले नहीं समा रहे हैं। तो फूले नहीं समा रहे हैं, अगर 33% हमारी जीडीपी हो जाए तो हम क्या बात है। तो हमें वो प्लानिंग सीखनी चाहिए, उस राजा से समझना चाहिए उसकी कैसी नीतियां थी, क्या तरीके थे, तो इस पर काम होना चाहिए ना। इसलिए आज सम्राट अशोक का शिलालेख एकदम प्रासंगिक है और पत्थर है। आज नहीं तो कल हम तो धन्यवाद देते हैं एएसआई को, धन्यवाद देते हैं उन ब्रिटिशर्स को जिन लोगों ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया, रॉयल सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाकर उसको सुरक्षित रखने का प्रयास किया, और आज एएसआई सुरक्षित रख रही है। लेकिन ये धीरे धीरे
नष्ट ही हो रहा है। तो अगर नई पीढ़ी को हम सिखा देंगे, नई पीढ़ी को सम्राट अशोक को नए परिप्रेक्ष्य में सिखाएंगे तो ज्यादा उपयोगी होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे। जी जैसे सम्राट अशोक हैं, तथागत बुद्ध हैं, हमारे कई सारे महापुरुष हैं, इनके बारे में आम जनता को कुछ बातें पता है, ज्यादा नहीं पता है, तो कैसे उससे समझा जाए, पढ़ा जाए, उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, पढ़ने के लिए कोई बाध्यता नहीं रह गई है, कोई प्रतिबंध नहीं है। आप पढ़ना चाहें तो लोग तमाम संगठन बनाकर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर टू द पॉइंट काम किया जाए, सम्राट अशोक के शिलालेख को ले लिया जाए तो दोनों बातें हो जाती है। बुद्ध की बात हो जाती है, दम्भ की बात हो जाती है, संघ की बात हो जाती है, तीनों आ जाएगा। और भगवान बुद्ध का धम्म रिलीजन नहीं था, ये सार्वजनीन सिस्टम था, मानवता के लिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो बुद्ध के धम्म को समझ सकता है, लागू कर सकता है। इसलिए बुद्ध को धर्म के आधार पर पढ़ाना गलत हो जाएगा, बल्कि धम्म के आधार पर पढ़ाना ही प्रासंगिक होगा और उचित भी होगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना समय दिया आपने। आप सभी को ढेर सारी बधाई। कल पूर्णिमा थी, कार्तिक की, और इसी अवसर पे मैं आया था, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको रिकॉर्ड किया। थैंक यू। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।